नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और एनवायरमेंट दिस वीक की इस श्रृंखला में आज के एपिसोड में स्वागत है आपका। आप जानते हैं कि इस एपिसोड के माध्यम से हम सप्ताह भर के पर्यावरण खंड की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी भी होती हैं और साथ साथ सामान्य जानकारी के हिसाब से भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस कोट के साथ आज की शुरुआत करते हैं कि हरे सजन न सही खुश्क घास रहने दो, इस जमी पर कोई तो लिबास रहने दो। पर्यावरण को बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं। शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस सप्ताह की महत्वपूर्ण खबरें कौन सी हैं। सबसे पहले उन खबरों को जानते हैं, फिर एक एक करके उन पे बात करेंगे। तो इस सप्ताह की खास खबरें हैं पश्चिमी घाट, वहां पर एक अनोखी प्रजाति का खोज किया गया है। वो अनोखी प्रजाति कौन है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, इसको हम जानेंगे। इसके अलावा यूएन एसडीजी इंडेक्स 2025 और भारत की इसमें क्या स्थिति है, इसकी चर्चा क्यों हो रही है, इस पर बात करेंगे। तीसरी हमारी खबर है डब्ल्यूएमओ की जो रिपोर्ट आई है एशिया के संदर्भ में कौन सी चौंकाने वाली बात उसमें कही गई है, जो हमारे लिए चिंताजनक भी है। तो इन तीन खबरों पर हम विस्तार से बात करेंगे। चलिए चलते हैं। पहले हमारी जो खबर है पश्चिमी घाट की अनोखी प्रजाति, यहां आपको दिख गई है, ये एक छिपकली है, इसकी खोज हुई है। इससे पहले कि हम इसकी शुरुआत करें, आपको ये बताएं कि पश्चिमी घाट जब नाम आता है तो हमारे सामने एक चित्र उभर कर आता है और वो होता है जैव विविधता का। क्योंकि पश्चिमी घाट जो है बेसिकली उसको सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। वो भारत के पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है और एक पर्वतीय क्षेत्र है, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी इसको शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत है, जैव विविधता के लिहाज से बहुत समृद्ध माना जाता है। और गुजरात से लेकर आप जाएंगे तो केरल तक आपको यहाँ पर इसका विस्तार दिखाई देता है। अब यहीं पर इसी क्षेत्र में आपको एक छिपकली यानी जीको इसकी प्रजाति की नई खोज की गई है और इसको प्रकाशित किया गया एक पत्रिका में। नोमिना उसका नाम है, बायोनोमिना उस पत्रिका का नाम है। और इस जो छिपकली है इसको अब तक किसी दूसरी प्रजाति से संबंधित माना जाता था। फिलहाल इसको नाम दिया गया है ड्रेविडो जीको कुनूर, जो कि इसी क्षेत्र में कुनूर के क्षेत्र में ये पाई गई है। तो ये आप इस छिपकली को देख सकते हैं, विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। तो खबर यही है कि तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुनूर है, कुनूर का क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तमिलनाडु का मैप है। तमिलनाडु में यहीं पर नीलगिरी जिला है और इसी में कुनूर क्षेत्र में इस नई जीको यानी छिपकली की प्रजाति की खोज की गई है। 24 जून 2025 को एक पत्रिका था जिसका नाम था बायोनोमिना। इसी पत्रिका में, इसी वैज्ञानिक पत्रिका में इस प्रजाति को नए वैज्ञानिक नाम के साथ प्रकाशित भी किया गया, जिसका नाम है ड्रेविडो जीको कुनूर। यानी कुनूर क्षेत्र से संबंधित होने के कारण इसके नाम में भी कुनूर आ रहा है, तो ये आप याद रखेंगे। अब ये प्रजाति केवल कुनूर क्षेत्र तक ही सीमित है, यानी कि एंडेमिक मानी जा रही है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहीं तक सीमित है, इसका मतलब कि इस विशेष क्षेत्र की पहचान के तौर पर भी अभी इसको माना जा रहा है। अब देखिए इसकी खोज की जानकारी, इससे पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि में चलते हैं। तो पहले इसको माना जाता था हेमीडैक्टाइलस एनामिलेंसिस, एक अन्य प्रजाति के अंतर्गत ही इसको माना जाता था। यह समझा जाता था कि इसी के अंतर्गत ये वाली छिपकली भी है, ये वाली जीको भी है। लेकिन पश्चिमी घाट में जब विस्तार से अध्ययन किया गया, शोध किया गया, तो ये बात निकलकर सामने आई विस्तृत सर्वेक्षण के बाद कि जो ड्रेविडो ग्रीको है ये इसकी 8 अन्य प्रजातियां और हैं। सिर्फ ये एक ही अन्य प्रजाति के तौर पर इसकी पहचान नहीं की गई, बल्कि इसकी भी 8 अन्य प्रजातियां खोजी गई। और इस तरह से ड्रेविडो ग्रीको जो जीनस है इसकी कुल अब प्रजातियों की संख्या 9 हो जाती है। तो यहाँ पर इस जो ड्रेविडो ग्रीको जो जीनस है इसकी कुल मिलाकर अब 9 प्रजातियों की खोज कर ली गई है इसी क्षेत्र में। और इन 9 की अलग अलग अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो फिलहाल इसको कुन्नूर क्षेत्र से संबंधित होने के कारण आप याद रखेंगे पश्चिमी घाट में। अब इस प्रजाति की विशेष जानकारी के बारे में अगर बात करें तो पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहीं पर यह मिलने वाली एक स्थानीय छिपकली प्रजाति है। यानी एकमात्र स्थानीय छिपकली प्रजाति का मतलब ये यहीं पाई ही जाती है, ठीक है। और इस क्षेत्र में कहां पर पाई जाती है? तो यहाँ पर मोन्टेन वन है। मोन्टेन वन जो पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी भाग में ये एक वन है जो कि काफी घना है। ये यहाँ पर जो वृक्षों का आवरण है, पेड़ पौधों का जो आवरण है वो पूरी तरह से इसको कवर करता है। तो यहाँ पर ये पाई गई है। तो ये शहरी और प्राकृतिक दोनों प्रकार के वातावरण में देखी गई है। जैसे मकान की दीवारों पर भी मिली है, पौधों की शाखाओं पर भी मिली है, पेड़ों की छाल में भी मिली है, दीवार की दरारों में भी पाई गई है। लेकिन इस पे चिंता क्यों हो रही है? चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि इसको संभावित संकटग्रस्त प्रजाति के तौर पर देखा जा रहा है। संभावित संकटग्रस्त क्या होता है? यानी कि फिलहाल इसकी स्थिति भले ही ठीक हो लेकिन संभावित रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत माना जा रहा है। यानी भविष्य में ये थ्रेटेंड होने की इसकी संभावना है, यानी कि भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना है। तो इसलिए भले ही वर्तमान में संकटग्रस्त सूची में नहीं है
लेकिन भविष्य के लिहाज से इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है, ये बात कही जा रही है। अब पर्यावरण में इसकी उपस्थिति की बात करें तो केवल कुन्नूर क्षेत्र में ही इसकी उपस्थिति है, निश्चित रूप से पाई गई है। और कुन्नूर का वातावरण जैसा कि मैंने बताया, माउंटेन वन, माउंटेन फॉरेस्ट, जो कि पहाड़ी की ऊंचाई पर ये एक तरह का घना वृक्षों का आवरण है। साथ साथ मानव निर्मित एकल फसल यहाँ पर होता है, यानी मोनोकल्चर प्लांटेशंस होता है। मानव निर्मित एकल फसल का मतलब हुआ कि यहाँ पर एक ही फसल उगाई जा रही है। जैसे मान लीजिए चाय की खेती हो रही है तो चाय ही की खेती हो रही है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कहीं यूकेलिप्टस लगाया जा रहा है तो यूकेलिप्टस ही लगाया जा रहा है। तो एक फसल को लगाए जाने से क्या होता है, जो प्राकृतिक विविधता होती है, जो डायवर्सिटी है वहां की, वो प्रभावित होती है। और जब विविधता घटती है तो स्थानीय प्रजाति के ऊपर संकट भी आता है। इसीलिए इसको ये माना जा रहा है कि भविष्य में ये संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत शामिल हो सकती है, क्योंकि यहाँ की जो टेंडेंसी है विशेष तौर पर मानव निर्मित एकल फसल और साथ साथ कुछ और मानव की जो गतिविधियां हैं। अब यहाँ पर गहन मानव बस्तियां भी हैं। गहन मानव बस्तियां होने से क्या हो रहा है, चूंकि ये संरक्षित क्षेत्र भी नहीं है, अगर ये संरक्षित क्षेत्र होता तो वहां पर कुछ चीजों पर निषिद्ध किया जाता, जैसे वनों की कटाई है उसको रोका जाता। संरक्षित क्षेत्र होने के कारण उसको कानूनी रूप से ये संरक्षण मिलता है, लेकिन ये संरक्षित क्षेत्र भी नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर वनों की कटाई भी नहीं रोकी जा रही है, मानव बस्तियों का हस्तक्षेप उसमें बढ़ रहा है। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि इस प्रजाति पर चाहे वनों की कटाई हो, चाहे उनके आवास का विखंडन हो, या इनके हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन हो, या जलवायु परिवर्तन का जो खतरा है उसके प्रति भी ये ज्यादा सुभेद्य है। तो इसलिए इसके ऊपर चिंता की भी बात है। फिलहाल यहाँ पर कुन्नूर क्षेत्र में इस नई छिपकली की 9 प्रजातियां हो गई हैं, उसकी पहचान कर ली गई है। अगली हमारी खबर है यूएन एसडीजी इंडेक्स 2025 और भारत। अब देखिए, यूएन इंडेक्स जो जारी किया गया है, इसमें भारत ने पहली बार ऐसा हुआ है कि 100 के अंदर अपने स्थान को सुनिश्चित किया है। इसलिए इस बार आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है। तो यूएन एसडीजी इंडेक्स, आप जानते हैं कि एसडीजी के कुल 17 गोल हैं, और 17 गोल को प्राप्त करने के लिए वैश्विक रूप से ये प्रयास किया जा रहा है कि 2030 तक जाते जाते इन 17 गोल को हासिल किया जाए 100% तरीके से। लेकिन फिलहाल इसकी जो प्रगति है वो बहुत संतोषजनक तो नहीं है, लेकिन भारत फिलहाल अपनी स्थिति को सुधारता हुआ 100 के अंदर अपना स्थान सुनिश्चित करता है, तो ये एक अच्छी खबर है। हालांकि भविष्य में इसमें और काम करने की जरूरत है। अब यूएन एसडीजी इंडेक्स 2025 में भारत की स्थिति को भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो चर्चा में होने का कारण यही है कि भारत ने अंडर 100 अपना पोजीशन जो है वो ठीक किया है, फिक्स किया है। इससे पहले की अगर यात्रा देखें तो 2021 में भारत का स्थान क्या था, 120वां था। 2022 में 121वां था, फिर 23 में 112वां था, सुधार दिखता है, और 2024 में 109 था, और 25 में आते आते 99वां स्थान भारत ने सुनिश्चित किया है। तो ये एक अच्छी खबर है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें एसडीजी लक्ष्यों की दिशा में कितना प्रयास किया है देशों ने, वही चीज इसमें दर्शाया जाता है। उनकी क्या स्थिति है वही चीज इसमें अंकों के आधार पर दिया जाता है कि 100 में से कितने अंक किसी भी देश ने पाए हैं। अगर 100 में से कोई 17 के 17 गोल को पूरी तरह से अचीव करता है तो 100 में 100 पॉइंट उसको मिलता है। इसी के आधार पर इसमें पॉइंट्स दिए जाते हैं और उनकी रैंक निर्धारित होती है। अब भारत की जो तारीफ हो रही है, जो प्रगति देखी गई है, यहाँ की जो बुनियादी सेवाएं हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना है, उसकी उपलब्धता में यहाँ पर देखा गया है कि जो एसडीजी गोल्स हैं उनको हमने ठीक तरीके से अचीव किया है। अब इसकी अगर बात करें तो इस लक्ष्य सूचकांक में सतत विकास, जो संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 है, जारीकर्ता कौन है इसका सवाल यह उठता है। तो जारी करता है एसडीएसएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है। कौन सा संस्करण था, तो ये 10वां संस्करण था। ये भी आप याद रखेंगे कि इसका 2025 में 10वां संस्करण जारी किया गया। और उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य यही होता है कि जो 17 एसडीजी हमारे गोल्स हैं, उन गोल्स की प्राप्ति में देशों की प्रगति को मापा जाए, जिसका आधार क्या होगा, तो पूर्ण स्कोर 100 में जितने अंक पाए हैं देशों ने, उसी के आधार पर यह तय किया जाएगा कि उनकी रैंकिंग क्या है। 2025 की रिपोर्ट क्या बताती है, 2025 की रिपोर्ट बताती है कि कोई भी लक्ष्य अभी पूरी तरह से ट्रैक पर नहीं है, यानी कि जिस तरह से हमको अचीव करना है वो हम नहीं कर पाए हैं। अगर इस दिशा में देखा जाए तो केवल 17% लक्ष्य ही प्राप्त किया गया है, जबकि 2030 तक हमको 17 के 17 जो एसडीजी गोल्स हैं उसको पूरी तरह से अचीव करना है, यानी 100% की जगह अभी हमारा 17% लक्ष्य ही प्राप्त हो रहा है। तो ये इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। कुछ क्षेत्रों में हालांकि सुधार जरूर देखा गया है, चाहे वो बुनियादी सेवा हो या अवसंरचना हो, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गिरावट भी दर्ज की गई है। ऐसे कुछ क्षेत्रों का, जैसे उदाहरण के लिए प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर लें, भ्रष्टाचार की धारणा की बात कर लें, या सतत नाइट्रोजन प्रबंधन की बात कर लें, तो इसमें गिरावट भी देखी गई है। तो इस दिशा में भी ध्यान देने की
जरूरत है। प्रदर्शन करने वाले विश्व में 10 रैंक को देखें, सर्वोच्च रैंक हासिल करने वाला देश कौन सा है, तो फिनलैंड है। कितना स्कोर है, 87 स्कोर है। दूसरे स्थान पर स्वीडन है, 85.7 है। डेनमार्क तीसरे पर है, 85.3 है। जर्मनी चौथे पर है, 83.7, और फ्रांस पांचवें पर है, 83.1। वहीं नीचे से लोएस्ट अगर रैंक देखेंगे आप तो 167वें रैंक पर है दक्षिणी सूडान, जिसका स्कोर 41.6 है। वहीं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक उसके बाद है 45.2 स्कोर के साथ। फिर चाड, सोमालिया और यमन का स्थान क्रमशः 165, 164 और 163 रैंक इनकी है। अब भारत की रैंक कितनी है, तो 99वीं रैंक भारत की है। और अगर पड़ोसियों से तुलना करेंगे, उससे पहले भारत का स्कोर जान लीजिए, 67 भारत का स्कोर है। पड़ोसियों से अगर आप तुलना करेंगे तो भारत की स्थिति उसके पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों से बेहतर है। यानी बांग्लादेश की रैंक 114वीं है, पाकिस्तान की 140वीं है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे पड़ोसी देश हैं जो हमसे आगे भी हैं, जैसे कि मालदीव की अगर रैंक देखें तो 53वीं है। इसी तरह से भूटान की देखिए तो 74वीं है, नेपाल की 85वीं है और श्रीलंका की 93वीं है। तो ये देश हमसे आगे हैं। वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान से हमारी बेहतर स्थिति है। इनके स्कोर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अन्य वैश्विक देशों की स्थिति अगर देखें तो चीन की तुलना में चीन की स्थिति 49वीं रैंक है, चीन की 74.4 स्कोर है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो 44वीं रैंक है और 75.2 इसका स्कोर है। तो ये कुछ वस्तुनिष्ठ तथ्य थे। अब देखिए एसडीजी गोल की अगर बात करें तो वैश्विक रूप से ये तय किया गया है कि वर्ष 2030 तक पूर्ण रूप से इसको प्राप्त किया जाएगा। जैसे कि इसमें 17 गोल्स हैं। 17 गोल्स में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका गरीबी का अंत करना है, यानी कि नो पुअर्टी। इसके अलावा भूखमरी को समाप्त करना है, यानी जीरो हंगर। इस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था और जीवन स्तर का सुधार करना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। तो ये इस तरह के, चाहे स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात करते हैं हम, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की हम बात करते हैं, तो इन सारे लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके अलावा अच्छा काम, आर्थिक विकास, इसके अलावा उद्योग, नवाचार, ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे 17 गोल हैं। इसी तरह के 17 गोल यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। और परीक्षा के लिहाज से आपको ये 17 के 17 गोल याद भी होने चाहिए, चाहे टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास हो, इसके अलावा जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन हो, इसके अलावा जलवायु कार्यवाही हो, यानी कि क्लाइमेट एक्शन हो। ये सारे के सारे आपके क्या है, 17 गोल हैं। तो इन 17 गोल्स को आप याद रखिएगा। और इन 17 गोल्स में जो 100 का स्कोर तभी माना जाएगा जब इन 17 के 17 एसडीजी लक्ष्य को पूर्ण रूप से कोई देश प्राप्त करता है। जिसमें कमी रहती है उसमें उसको अंक नहीं मिलता है और उसकी रैंक इसी तरह से पिछड़ती जाती है। हालांकि ये वैश्विक प्रगति अभी धीमी है, लेकिन भारत जैसे देशों में जो सकारात्मक बदलाव है वो एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि भारत बड़ा देश है और बड़ा देश होने के नाते जो भारत के पड़ोसी आप देश देख रहे हैं वो भारत से काफी छोटे हैं। हालांकि कुछ ऐसे बड़े देश हैं जो भारत से आगे भी हैं, तो उनसे भारत को बेहतर सबक लेते हुए भी और आगे बढ़ने की जरूरत है। अगली हमारी जो खबर है वो है WMO रिपोर्ट। इसमें यह कहा गया है कि दोगुनी दर से बढ़ रहा है एशिया का तापमान। अब एशिया के टेम्परेचर को लेकर यहां पर चिंता व्यक्त की गई है और ये कहा गया है कि जो विश्व की तुलना में जो एशिया का तापमान है उसके बढ़ने की जो दर है वो दोगुनी है। अपने आप में एक चिंताजनक बात भी है और ये सबक लेने की बात भी है कि हम पर्यावरण की दिशा में कहीं ना कहीं हमारे, ये भी हम कह सकते हैं कि एशिया पर जो जनसंख्या का भार है, भारत और चीन जो सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, उसकी वजह से भी ये है, लेकिन जिम्मेदारी भी इन देशों के ऊपर ज्यादा है। तो ये सोचने वाली बात है। हालिया खबर यही है कि जो WMO है, विश्व मौसम संगठन है, उसने एक रिपोर्ट दी, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024 इस रिपोर्ट का नाम है। अब इसमें यह बताया गया कि 2024 जो है वो एशिया के लिहाज से अब तक का सबसे गर्म वर्ष माना जा रहा है। और 2024 में एशिया का औसत तापमान जो विचलन है उसको अगर आप देखेंगे, औसत तापमान विचलन का मतलब अगर पिछले मान लीजिए 30 वर्ष का औसत तापमान निकाला गया और उससे जितना प्लस या माइनस तापमान जाता है उसको विचलन कहते हैं। ये निगेटिव भी हो सकता है, अगर माइनस जाता है तो प्लस जाता है तो पॉजिटिव होता है। तो औसत तापमान विचलन की अगर बात की जाए तो 1991 से 2020 ये 30 वर्षों का जो औसत तापमान था उससे 1.04 डिग्री सेल्सियस अधिक पाया गया। अब 1850 से 2024 की जो अवधि है, इस अवधि में यह देखा गया है कि वैश्विक तापमान का जो रिकॉर्ड स्तर है वो 2024 में पाया गया है। यानी कि अब तक सबसे गर्म साल के तौर पर 2024 को देखा गया है। और 2015 से 24 तक के सभी वर्ष ये माने गए हैं अब तक के 10 सबसे गर्म वर्षों में रहे हैं। यानी कि पिछले अगर 2015 से आप देखें तो टॉप 10 जो गर्म वर्ष हैं वो रहे हैं। तो ये अपने आप में चिंता की बात है। और एशिया में जो समुद्री सतह है उसका तापमान भी, समुद्री स्तर में वृद्धि भी, ये भी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और ये दोनों ही चीजें वैश्विक औसत जितना है उससे दोगुनी है, जो अपने आप में चिंताजनक बात है। विशेष तौर पर जो द्वीपीय देश हैं उनके अस्तित्व को लेकर भी एक खतरे की तरफ ये संकेत करता हुआ
ये रिकॉर्ड कह रहा है। तापमान और हीट वेव की बात अगर करें तो 1993 से अब तक की सबसे व्यापक समुद्री हीट वेव देखी गई 2024 में, और एशिया वैश्विक औसत की तुलना में दोगुनी गति से गर्म हो रहा है। इसमें गर्म जब होगा तो क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो समुद्री स्तर में वृद्धि होगी, और ग्लेशियर मास बैलेंस भी गड़बड़ हुआ है। यानी कि ग्लेशियर मास बैलेंस उसको कहते हैं, ग्लेशियर्स के जमने की दर अगर उनके पिघलने की दर से कम है, यानी कि पिघलने की दर ज्यादा है, जमने की दर कम है, तो ग्लेशियर मास बैलेंस यानी उसका जो द्रव्यमान है वो कम हो रहा है, और ऐसी दशा में ग्लेशियर्स को पिघलना कहते हैं सामान्य भाषा में। इस पिघलने की वजह से समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो रही है। हिमालय और तियान शान क्षेत्र की अगर बात कर ले तो 24 में से 23 ऐसे ग्लेशियर हैं जिनका की ग्लेशियर मास बैलेंस कम हुआ है। तो सभी जो 23 ग्लेशियर्स हैं, इनके मास बैलेंस का कम होना अपने आप में ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को बता रहा है। अब ग्लेशियर झील विस्फोट की घटना इसमें हो सकती है, यानी कि ग्लेशियर जो लेक आउटब्रस्ट फ्लड होता है, जिस ग्लेशियर्स के अगर ऊंचाई पर कोई ग्लेशियर है वो पिघलता है तो ऊंचाई वाले क्षेत्र में एक झील बन जाती है। अगर इसके चारों तरफ ऐसी संरचना है, इस झील के भरते 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 जब पानी ज्यादा हो जाएगा तो इसमें विस्फोट होगा और ये निचली सतहों की तरफ बढ़ेगा, और निचली सतह की तरफ जब ये बढ़ेगा तो ऊपर से मलबा लेकर जाएगा और नीचे आते आते उसकी जो विनाशकता है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह की घटना ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड जो होता है वो घटना बढ़ने की मतलब यहाँ प्रवृत्ति देखी जा रही है। इससे भूस्खलन भी होता है, जल संकट बढ़ता है, साथ साथ तापलहर यानी हीट वेव जो बात की जा रही है, समुद्री हीट वेव या सामान्य हीट वेव भी आप जानते हैं वो क्या होता है। तो सामान्य हीट वेव या समुद्री हीट वेव किसको कहेंगे कि किसी भी क्षेत्र का, अगर समुद्री क्षेत्र है तो समुद्र में और सामान्य क्षेत्र है तो सामान्य में, वहां पर जब तापमान सामान्य तापमान से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाएगा और यह स्थिति कई दिन तक अगर बनी रहती है तो उसको हम हीट वेव के रूप में जानते हैं। तो ये कंडीशन देखी गई है समुद्र में भी और स्थल पर भी। अप्रैल से नवंबर तक पूर्वी एशिया विशेष तौर पर प्रभावित रहा, और केवल हीट वेव से अगर भारत की ही बात कर लें आप तो यहाँ पर 450 से अधिक मौतें हुई हैं, ये बात इस रिपोर्ट में बताई गई है। इसके अलावा जापान, कोरिया, चीन में भी जो रिकॉर्ड है, तापमान रिकॉर्ड है, उसने रिकॉर्ड तोड़ तापमान यहाँ दर्ज किया गया। अब तक के सर्वाधिक तापमान यहाँ पर देखे गए हैं। और उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उसकी भी प्रवृत्ति देखें अगर आप तो बंगाल की खाड़ी से ही 3 आपको दिखाई देंगे, रेमल, दाना, फेंगल। अरब सागर से एक चक्रवात जो कि असना था। रेमल तो बांग्लादेश और भारत में यानी पश्चिम बंगाल में इसने काफी तबाही भी मचाई। असना भी अरब सागर में एक दुर्लभ घटना थी 1891 के बाद से अब तक। तो इस तरह से कृषि और सूखा ये कैसे प्रभावित हुआ, तो कृषि और सूखा की बात करें तो देखिए चीन में लगभग 4.8 मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए। 3.35 लाख हेक्टेयर फसल नष्ट हो गई। और जो यहाँ पर अगर आर्थिक नुकसान की बात करें तो 2.89 अरब युआन का सीधा नुकसान हुआ। ये चीन की बात है। इसी तरह से म्यांमार की बात कर ले, म्यांमार में देखिए वहां कई जगह है चांग, वहां पर टेम्परेचर अब तक का सर्वाधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, यानी कि 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया म्यांमार में, जो कि अब तक का राष्ट्रीय अधिकतम तापमान बन गया, जो कि चिंताजनक बात है। थाईलैंड की बात करें तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर औसत तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक गया, जो कि यह भी एक चिंताजनक बात है। भारत की अगर बात करें तो 1300 लोग बिजली गिरने से या 10 जुलाई को, केवल 10 जुलाई की तिथि को ही 72 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये कई राज्य ऐसे हैं, चाहे यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, ये सब भारत में भी प्रभावित हुए अन्य घटनाओं से भी प्राकृतिक घटनाएं ही हैं, जो कि कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग कह लें, जलवायु परिवर्तन कह लें, उसका दुष्परिणाम है। समुद्री गर्मी और समुद्री हीट वेव की अगर बात करें तो एशिया के जो समुद्रों का औसत सतही तापमान है वो 0.24 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक बढ़ रहा है। यानी एक दशक में 10 वर्षों में कितना बढ़ रहा है, 0.24 डिग्री सेल्सियस, जो कि वैश्विक दर से लगभग 2 गुना है। वैश्विक दर कितनी है आपकी, 0.13 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक, यानी 10 वर्षों में जो समुद्री तापमान है, समुद्रों का जो औसत सतही तापमान है, उसमें वैश्विक औसत की तुलना में अगर एशिया की बात की जा रही है तो लगभग दोगुनी दर से ये वृद्धि हुई है। 1993 से 2024 के बीच में विशेष तौर पर हिंद और प्रशांत महासागर में जो समुद्री स्तर की वृद्धि है, उस समुद्री स्तर की वृद्धि को भी अगर देखा जाए तो वो भी वैश्विक स्तर से दोगुनी है। इसके अलावा 2024 में रिकॉर्ड की जो शुरुआत है 1993 से अब तक का सबसे बड़ा समुद्री हीट वेव दर्ज किया गया है 2024 का वर्ष। तो 2024 का वर्ष हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि वहां पर एक चरम स्थिति को दर्ज करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इससे क्या होगा, अगर समुद्री स्तर का तापमान, अगर समुद्र का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी जैव विविधता पर असर पड़ेगा, उसमें पाए जाने वाली मछलियों पर असर पड़ेगा, उसमें पाए जाने वाले जो मैंग्रोव्स होते हैं उस पर असर पड़ेगा।
तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी, मछली पालन उद्योग भी प्रभावित होगा, या समुद्र से संबंधित जो भी इकोनॉमी हमारी है वो प्रभावित होगी। ग्लेशियर पिघलने से, झील विस्फोट की घटना होने से जल स्रोतों का संकट बढ़ा है। भारी बारिश और भूस्खलन से आप देखें तो भारत में भी उदाहरण है। केरल में आप देखिए 30 जुलाई को जो घटना हुई, 500 मिलीमीटर बारिश हो गई, 350 लोगों की मृत्यु हो गई। नेपाल में देखिए सितंबर में बाढ़ आई, 246 मौतें हो गई, 12.85 अरब का नुकसान हुआ। सऊदी अरब मक्का की बात कर लें तो जून में ही टेम्परेचर यहाँ पर 49 डिग्री सेल्सियस यानी कि रिकॉर्ड तापमान जो है दर्ज किया गया। श्रीलंका की बात कर लें तो चक्रवात जो फेंगल था उससे 5000 लोगों को विस्थापित करना पड़ा, 18 मौतें हुई। रूस में तापमान सामान्य से 7 से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो ये वो उदाहरण है जो इन बातों को पुष्ट करते हैं। इस रिपोर्ट में इन बातों की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है। अब इस चुनौती से निपटने के संभावित उपाय क्या हो सकते हैं? तो संभावित उपायों के अंतर्गत सबसे पहली बात है, राष्ट्रीय मौसम सेवाओं की जो भूमिका है इसमें अहम हो जाती है। जो मौसम की भविष्यवाणी की जाती है, यानी एक्यूरेट अगर वेदर फोरकास्टिंग होगी तो वो बेहतर विकल्प हो सकता है। इसमें अगर कोई भी इस तरह का चक्रवात आने वाला होता है, कोई भी ऐसी चरम मौसम की स्थितियां बनने वाली होती हैं, तो ऐसी दशा में जो अलर्ट जारी किए जाते हैं उसकी अहम भूमिका हो जाती है। और विशेष तौर पर जो डेटा संग्रह का कार्य किया जाता है वो भी उसमें सहयोग करने की अपेक्षा बढ़ती है कि ज्यादा से ज्यादा देश एक साथ मिलकर क्षेत्रीय स्तर पर भी सहयोग बढ़ाया जाए ताकि वहां पर एक्यूरेट भविष्यवाणी की जा सके। विशेष तौर पर अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहां पर इसके माध्यम से जो राष्ट्रीय मौसम सेवाएं हैं वो क्या करती हैं, वो इसके लिए एसएमएस अलर्ट जारी कर दिया उन्होंने, या ऐप के माध्यम से जानकारी दे दी। तो इस चेतावनी से क्या होता है कि आपदा पूर्व ही जानकारी मिल जाती है, कोई भी आपदा आने से पहले जानकारी मिल जाती है। तो इससे जो बड़ी मात्रा में जान माल का नुकसान होना होता है उससे बचाव किया जा सकता है। जैसे आईएमडी ने रेमल जब आने वाला था तो रेमल के समय चेतावनी जारी की थी, उससे कई हजार लोगों को पहले ही सचेत करके विस्थापित किया गया, तो उतना नुकसान नहीं हो सका। इसके अलावा आप देखें जलवायु अनुकूलन उपाय यानी क्लाइमेट एडाप्टेशन मेजर्स। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम जो फसल है वो ऐसी फसलों को हम अपनाएं कि जो जलवायु के अनुकूल हो, और साथ ही साथ हम डिफरेंट फसलों को, फसल में विविधता होनी चाहिए यानी क्रॉप डाइवर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो डाइवर्सिफिकेशन होने से क्या होगा, जो विविधता होगी अगर फसलों में, तो एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती होने से जो जलवायु का जोखिम होता है वो जोखिम कम हो जाता है। चाहे वो बाढ़, सूखा या कीटों से बचाव, ये सारी चीजें बेहतर तरीके से हो सकती हैं और मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहती है। जैसे पंजाब का उदाहरण आप देख सकते हैं कि पंजाब में क्या हुआ, गेहूं और धान पर ही पहले जो डिपेंडेंसी थी उसको खत्म करके अब वहां पर दलहनी फसलें, सब्जियां, ये सारी चीजें उगाने से वहां की मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जल संरक्षण तकनीकी का उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे आप ड्रिप सिंचाई जानते हैं कि एक एक बूंद का इस्तेमाल होता है, वो जड़ों तक पौधों के पहुंचता है ड्रिप सिंचाई में, तो ड्रिप इरिगेशन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा मुल्चिंग जो होती है, मुल्चिंग जिसमें कि हम क्या करते हैं, पौधों और उनके पत्तियों के चारों तरफ एक आवरण लगा देते हैं जिससे उसमें नमी बनी रहती है, तो ये भी एक अच्छा विकल्प होता है। वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि जो वर्षा जल है उसका संचय हम कर सकते हैं, ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बाढ़ और चक्रवात पूर्व जो चेतावनी तंत्र है उसको हम ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें, यानी कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर फूड एंड साइक्लोन है इसको हम जितना बेहतर कर सकेंगे, जितना एडवांस कर सकेंगे उतना हम ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। अब इसके अलावा है समुद्री तटीय सुरक्षा को हम बढ़ा सकते हैं, ऊंचाई वाले बांध बना सकते हैं, समुद्र तट का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि मुंबई और चेन्नई में आपने सुना होगा कि समुद्र के पास जो सी वॉल्स बनाई गई हैं, तो ये उसी का एक उदाहरण है। इसके अलावा जो मैंग्रोव वनस्पति है वो भी एक प्रकार के प्राकृतिक बाढ़ का काम करती हैं, तो मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण को भी हम इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंग्रोव वनस्पतियां जितनी ज्यादा बेहतर होंगी तो जब भी कभी इस तरह की समुद्री आपदा आती है तो उसको रोकने में मैंग्रोव जो वनस्पतियां होती हैं वो अहम भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा आप देखिए जो नगरीय योजनाएं हैं, उन योजनाओं में आप देखिए जलवायु जोखिम को शामिल अगर हम कर लें, अर्बन प्लानिंग हम जो भी कर रहे हैं उसमें अगर हम इनको शामिल करते हैं तो और बेहतर तरीके से ये काम हो सकता है। जैसे वर्षा जल संचयन है, एनर्जी एफिशिएंसी है, या पुणे स्मार्ट सिटी में आपने देखा कि वर्षा जल संचयन की भी व्यवस्था की गई है। तो ये सारी चीजें, क्या ग्रीन स्पेस बनाया गया है वहां पर, तो ये सारी चीजें अगर हम अपनी अर्बन प्लानिंग में शामिल कर देंगे तो और बेहतर ये विकल्प हो सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी यहाँ जरूरत है। क्षेत्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन और संसाधन को साझा करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोग मिलकर सहयोग करें तो और बेहतर हो सकता है। जैसे सार्क ने जो सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर जो बनाया था 2006 में एस्टेब्लिश हुआ था, बाद में 2016 में उसका पुनर्गठन किया गया था, और इसका एसडीएमसी का एक इंटरिम यूनिट के रूप में गांधीनगर अहमदाबाद में, गांधीनगर गुजरात में एस्टेब्लिश किया गया। तो इस तरह के प्रयास और बेहतर हो सकते हैं। क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग का ही उदाहरण सेंडाई फ्रेमवर्क भी है, जो कि डिजास्टर और रिस्क रिडक्शन के लिए 2015 से 30 की अवधि में
एक प्रयास है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और प्रयास भी इसका अच्छा विकल्प हो सकते हैं। तो ये इन जलवायु परिवर्तन से होने वाली जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के उपाय हैं। अब अंत में हम आते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न पहला आपके लिए है, ड्रेविडोजिको कुन्नूर नामक छिपकली की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? अगर आपने ध्यान से सुना है तो बहुत आसानी से जवाब देंगे। विकल्प आपके सामने है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। दूसरा सवाल आपके लिए है, वर्ष 2025 के एसडीजी सूचकांक में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी। ये भी बहुत आसान सवाल है, आप तुरंत बता देंगे। और तीसरा है, 2024 में म्यांमार में दर्ज किया गया सबसे अधिक तापमान क्या था? विकल्प आपके सामने है, 44.5, 45.6, 47 या 48.2 डिग्री सेल्सियस। तो उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि सारे प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में हमें दिखाई देंगे। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।